स्टेप है, 2 स्टेप। देखो जी टोटल स्टेप आपको बताया था। पहला स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस शुरुआत कॉमन पाथवे रेस्पिरेशन, कॉमन पाथवे इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। ये कितने स्टेप में बनता है? पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरा क्या है? क्रेब्स साइकिल, चौथा ETS और पांचवा है ATP फॉर्मेशन। ठीक है, 5 स्टेप टोटल है इसमें। तो एक एक करके सारे स्टेप देखने हैं कि फूड कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पर पहला स्टेप समझना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। यस सर। तो इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? 2 पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ब्रेक डाउन करेगा। जी सर। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया गया था 3 साइंटिस्टों ने। इसको बोलते हैं EMP पाथवे। इसका दूसरा नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? EMP पाथवे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने उन्होंने डिस्कवर किया था ग्लाइकोलाइसिस को। उनके नाम पर है E फॉर एम्बेडन, मायरहॉफ और पेरेंस। 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सबका एक अल्फाबेट ले लिया गया है EMP। समझ में आ रहा है? EMP पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ऑपरेट इन सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा पायरुविक एसिड और ये कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। जी सर। आप ऐसे कह सकते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा चाहे एनारोबिक, ठीक है। तो कॉमन पाथवे होता है ये, कॉमन पाथवे एरोबिक एंड एरोबिक दोनों एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? टोटल 10 रिएक्शन है, समझ में आ रहा है? तो आपको रिएक्शन से नहीं रखनी है पूरी, उसमें मेन चीजें आपको ध्यान रखना है। जिस पर क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। 229 पेज नंबर बुक में देखिए, देखते रहिए। वहां पर ये ग्लूकोज है, क्या है ये? ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनेगा? यहाँ तक लिख लिया ना इसको, और समझ लीजिए ध्यान से। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्रुप। देखते रहिए क्या बनेगा? 6 फॉस्फेट का मतलब जान रहे हैं क्या? 6 फॉस्फेट है? नहीं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना। कितने कार्बन? 6 कार्बन। अगर आप ग्लूकोज का रफली स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं। स्ट्रक्चर सबको पता है। ये पहले नंबर का कार्बन CHO लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है? एल्डिहाइड। 6 नंबर का कार्बन ये है, इस पर एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, इस पर एक फॉस्फेट आकर के जुड़ जाएगा। एक फॉस्फेट जुड़ता है 6 नंबर कार्बन पर, क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ATP से आता है, क्योंकि जानते हैं ATP जब टूटता है तो क्या बनता है? ADP प्लस फॉस्फेट बनता है ना। यही फॉस्फेट अटैच हुआ है ग्लूकोज में। ग्लूकोज के पास फॉस्फेट कहाँ से आया? एक ATP टूटेगा
निकलेगा और क्या बनाएगा, ADP बनाएगा प्लस फॉस्फेट निकलेगा। यही फॉस्फेट ग्लूकोज में जुड़ जाएगा, बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस नंबर पर जुड़ेगा, 6 नंबर कार्बन पर। ठीक है, अगला इसको बोलते हैं एंजाइम, कौन सा लगेगा, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम याद रखना है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसमें। ठीक है, हेक्सोकाइनेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेक्सोज शुगर है। कौन सी शुगर है, हेक्सोज। ठीक है, आगे इसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ दोनों आइसोमर हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, स्ट्रक्चर केवल स्ट्रक्चर डिफर करेगा। समझ में आ रहा, दोनों आइसोमर हैं। ग्लूकोज यहाँ ग्लूकोज, यहाँ फ्रक्टोज हो गया, तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा, आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम रहेगा। ठीक जी सर। इसके बाद बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब देखिए ये कहां से बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो पहले था ही, उसमें एक और आ गया फॉस्फेट 1,6, मतलब फॉस्फेट 2 जगह है। अब फॉस्फेट कितनी जगह है, 2 जगह। ये तो 6 नंबर पर फॉस्फेट लगा ही था, अब पहले नंबर पर भी फॉस्फेट लग जाएगा। फ्रक्टोज में जो फर्स्ट कार्बन होगा उस पर भी फॉस्फेट लग जाएगा। लिखा ना 1,6, बाई का मतलब 2 फॉस्फेट हो गए। कहाँ लगे, 1 और 6 पोजीशन पर। अब एक फॉस्फेट और कहाँ से आएगा, क्योंकि इससे ये बनाने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए ना, कहाँ से आएगा, ATP टूटेगा। फिर तो एक बार और यही होगा, एक ATP ब्रेक डाउन करेगा, बनेगा ATP प्लस फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाएगा, इससे 1 नंबर कार्बन पर जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, जी सर। यहाँ से फॉस्फेट आया, इसमें जुड़ गया, 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया। इसका एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम हो गया। ठीक है, PFK बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हाँ, कौन सा, पेंटोज फॉस्फेट ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। अभी तक सब हेक्सोज ही चल रहा है, पेंटोज कहाँ बना, ये सब हेक्सोज शुगर है। 6 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज शुगर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, 6 कार्बन सबके अंदर है। समझ में आ रहा है, 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज फ्रक्टोज, देखिए 6 कार्बन होता है सभी में। इसके बाद क्या बनेगा, आप यहीं से ब्रेक डाउन करेगा। देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटेगा, इसमें 6 कार्बन है ना, तो टूट करके 2-3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनेगा। 2 कंपाउंड बने, कितने कार्बन के, 3 कार्बन। यहाँ 6 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे। कौन सा बनेगा, PgAl और DHAP। इसका फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा। PgAl आपने केल्विन साइकिल में भी पढ़ा है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, लिखा दिया मैंने वहाँ। इसका लिख लीजिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन थे, टूट करके 3 कार्बन का ये बना, 3 कार्बन का ये, इसमें 2 फॉस्फेट थे। एक फॉस्फेट यहाँ आ गया, एक फॉस्फेट यहाँ आ गया, फॉस्फेट भी डिवाइड हो गया ना। ठीक है, ये 3 कार्बन है, याद रखना है, इनमें 3 कार्बन है। ये शुगर है, क्या है ये, अब तक सब शुगर ही है, ग्लूकोज भी शुगर, फ्रक्टोज भी शुगर, PgAl भी शुगर है। बताया था केल्विन साइकिल में पहली शुगर कौन सी बनती है, PgAl फर्स्ट। ये क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है। दोनों में अंतर जानते हैं क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड। एसीटोन लिखा है, एसीटोन का मतलब कीटोन ग्रुप है इसके अंदर। अब ये दोनों रिवर्सिबल है, ये क्या रिवर्सिबल है, समझ में आ रहा है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा तो आगे की रिएक्शन इससे चल रही है। देखिए PgAl से क्या बनेगा, 1,3 बाई PgA। क्या बनता है, 1,3 बाई PgA। देखिए लिखा है उसमें। PgAl को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। पता है ट्रायोस फॉस्फेट क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायोस फॉस्फेट हैं।
ट्रायोस फॉस्फेट, ध्यान रखें क्यों बोला जाता है ट्रायोस फॉस्फेट, ये भी ट्रायोस फॉस्फेट, ये भी ट्रायोस का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन वाली शुगर। फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट भी लगा होता है, ये 3 कार्बन की शुगर है ना भाई। एल्डिहाइड ग्रुप का तो शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है वो भी तो शुगर है। शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एल्डिहाइड होता है या कीटोन, दो ही तो ग्रुप होता है ना शुगर में, ठीक है। तो 3 कार्बन वाली शुगर, ये भी 3 कार्बन, इसमें फॉस्फेट, इसलिए ट्रायोस फॉस्फेट दोनों है, ठीक है। क्या है दोनों? ट्रायोस फॉस्फेट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इससे बनेगा 1,3/Pga, क्या बनेगा? 1,3/Pga, इसका मतलब जान रहे क्या है ये? पहले और तीसरे कार्बन पर पीजीए लगेगा। जानते हैं एल्डिहाइड से एसिड बनता है, ये एल्डिहाइड इससे क्या बन रहा है? एसिड। कैल्विन साइकिल में पहला प्रोडक्ट क्या था? पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन बढ़ रही है ना, तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनेगा? एसिड। तो ये एल्डिहाइड ने इसमें एसिड बना दिया। अब सोचिए ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, कैसे ऑक्सीडेशन होता है? या तो ऑक्सीजन अटैच हो, या तो इसमें क्या अटैच हो कहीं से? ऑक्सीजन। कब ऑक्सीडेशन बोलेंगे आप? या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकले, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। बात एक ही है ना, किसी सबस्ट्रेट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल रही है तब भी ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? यहाँ पर आएगा एक NAD+, NADPH2 निकालिए। क्या आएगा? NADP लिखा हुआ ना, NAD+, ठीक है, NAD+, और क्या बनेगा इससे? NADPH। अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा NAD+ में। कहाँ से आएगा हाइड्रोजन? यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, पीजीए इसमें जुड़ जाएगा, और इसमें जुड़ करके क्या बना देगा? NADH+, H+ बना देगा। समझ में आ गया? NADH2 भी समझ सकते हैं, बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकली, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल के इसमें जुड़ गया, बन गया ये एक NAD से NADH2 बन गया ये, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसमें कितना फॉस्फेट था? एक फॉस्फेट। कितना था? एक। भाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, एक ही फॉस्फेट है। यहाँ कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट। तो एसिड तो बन गया, लेकिन ये फॉस्फेट कहाँ से लाएंगे? एटीपी तो तोड़ना नहीं है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा। यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, आईपी। आईपी का मतलब समझ रहे हैं? इनऑर्गेनिक एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, इसमें एक फॉस्फेट जुड़ेगा है। देखिए इसमें क्या एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो 1,3/, इसमें 2 फॉस्फेट यहाँ ना, ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद 1,3/Pga से क्या बनेगा? 3Pga। बताइए कोई अंतर नजर आ रहा है इसमें? इसमें कोई डिफरेंस है? ये 1,3/, फॉस्फोग्लिसरिक, बाई का मतलब 2 फॉस्फेट हैं। 3Pga में एक ही फॉस्फेट हो गया, पहले नंबर वाला फॉस्फेट हट गया। इसमें 3 कार्बन है शुगर में, कितने कार्बन? 3। जहाँ पर पहले नंबर कार्बन पर शुगर फॉस्फेट हट गया तो बन गया 3Pga। तो ये फॉस्फेट हट के कहाँ जाएगा? फॉस्फेट हट के ऐसे जाएगा, एक ADP आएगा। ADP का मतलब समझ रहे हैं? इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ेगा। ये फॉस्फेट कहाँ से आया? यहाँ से निकल गया। यहाँ से जो फॉस्फेट निकला वो ADP पर जुड़ जाएगा। देखिए ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये ADP पर जुड़ेगा, क्या बन गया? ATP। ATP बन गया ना यहाँ पर, एक ATP रेडी हो गया, फॉस्फेट आया, यहाँ से निकल गया। समझ में आ रहा है? जी सर। इसके बाद 3Pga से क्या बनेगा? 2Pga। अब इसमें कोई डिफरेंस है? 3Pga 2Pga है, इसमें 3 कार्बन है। इस एसिड में कितना कार्बन? 3। अगर सोचिए 3 कार्बन है, 3 नंबर पर फॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें किस पर लगा है? 3 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट लगा है। ये फॉस्फेट उठ करके कहाँ आ गया? 2 नंबर कार्बन पर आ गया। तो ये रिएक्शन कौन सी है? आइसोमर है ना, ये कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फॉस्फेट उठ करके 2 नंबर पर। फॉर्मूला सेम रहेगा ना, ये दोनों आइसोमर हैं, केवल फॉस्फेट की पोजीशन 3 नंबर से 2 नंबर पर चली गई। तो ये आइसोमराइजेशन, ये क्या है? आइसोमरेज एंजाइम लगेगा यहाँ। एंजाइम क्या लगेगा? आइसोमरेज।
अब 2PGA से क्या बनेगा? फॉस्फेनॉल पायरुवेट क्या बनेगा? PEP। समझ में आ रहा है? वहां से दिख रहा है PEP। अब PEP में देखिए यहाँ पर 2PGA था और क्या बन गया? PEP। एक वाटर रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? अब वो वाटर आपको याद नहीं रखना, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, क्योंकि कहाँ तक आप देखेंगे वाटर, आपको मतलब किससे है? ATP से मतलब है, NADH2 से मतलब है, वाटर से आपको मतलब नहीं है। वाटर तो इधर उधर हो गया, वो कभी काउंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है। तो 2PGA से क्या बन गया? फॉस्फेनॉल पायरुवेट। एंजाइम का नाम याद रखिए, इनोलेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? इनोलेज, ठीक है। देखिए 3 एंजाइम, ये वाला एंजाइम याद रखना आपको, ये वाला और ये वाला, 3 एंजाइम याद रखना बस। एक ये एंजाइम, एक ये वाला और इनोलेज। इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनाता है? PGA से PEP बनाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, इसको याद रखना है। और PEP से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। लास्ट में क्या है ये? पायरुविक एसिड। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से नीचे देख लेना, किताब में लिखा हुआ पायरुविक एसिड, ठीक है, करना लिखा हुआ पायरुविक एसिड बन जाएगा लास्ट में। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस पूरा। अब एक चीज बताइए, यहाँ इसमें कितना कार्बन? 6 था यहाँ ना, 6 से 3 वाला तो बन गया, ये भी 3 कार्बन। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके कितने मॉलिक्यूल चलाएंगे आगे? वो चलाएंगे भाई, ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल काउंट करेंगे ना, क्योंकि ये इसमें 3 कार्बन वाला इसमें कन्वर्ट हो गया, तो 3 कार्बन पहले से 3 और आगे 2 मॉलिक्यूल। यहाँ से याद रखना है कि सब जगह आपको 2 मॉलिक्यूल लिखने हैं नीचे, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। सबके 2 मॉलिक्यूल लिखने हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखिए इसको। पायरुविक एसिड कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल लिखा है ना। एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड? 2। यहाँ पर 2 इस तरीके से बन रहा है 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 चलेगा। एक एथेनॉल लैक्टिक एसिड बन जा रहा है। अब याद इसमें देखिए नंबर लिख लीजिए, ये पहले नंबर का रिएक्शन नंबरिंग कर लीजिए, अगर नहीं लिखे तो बुक में नंबरिंग कर लीजिए। ये दूसरे नंबर का रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है? 3rd नंबर। ये रिएक्शन कौन सी है? 1, 2, 3rd। और ये हो गया 4 नंबर, इससे ये बनना लीजिए फ्रक्टोज से ये दोनों चीजें बनना 4 नंबर रिएक्शन। इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट होना 5 नंबर रिएक्शन, ये है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा, ये रिएक्शन नंबर 5 है। और इसके बाद 6 नंबर रिएक्शन, इससे ये बनना, इससे ये बनना 7 नंबर, इससे ये 8 हो गया और इससे कहाँ गया? 10 रिएक्शन बने। 10 रिएक्शन है टोटल, इससे ये बनना 10। याद रखिए 10 रिएक्शन, ठीक है। सब पायरुविक से लैक्टिक एसिड। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ATP कहाँ बनता है? ATP कहाँ बनता है, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में 1 और 3rd स्टेप जो होता है उस पर ATP क्या होता है? ATP कंज्यूम होता है, देखते रहिए सर, कंज्यूम हो रहा ना। यस सर। एक पहले स्टेप पर एक ATP खर्च हो रहा है और एक तीसरे स्टेप पर एक ATP ही खर्च हो रहा है। टोटल कितना ATP खर्च होगा? 2, ठीक है। 1 स्टेप पर क्या होगा? ATP कंज्यूम हो रहा है। इसके बाद ATP बनेगा नीचे, कहाँ? 7 और 10, 9, सॉरी कहाँ गया? हाँ, एक स्टेप और बन रहा था, लास्ट स्टेप फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा, तो यहाँ पर भी एक ATP से क्या बनेगा? ATP बन जाएगा। क्यों बन जाएगा जानते हैं? क्योंकि इसमें फॉस्फेट है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट में क्या है? फॉस्फेट है, इसमें से फॉस्फेट निकल जाएगा तो पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो ये 10वां स्टेप और 7वां स्टेप, तो 7th और 10th स्टेप पर क्या होता है? ATP फॉर्म होती है। कितना ATP बनेगा? 2। यहाँ टोटल 2 ATP कंज्यूम होगा, 2 ATP खर्च होगा, बनेगा कितना? 2। देखिए ये तो 2 डायरेक्ट बन रहा ना, अभी ये भी ATP बनाएगा यार। देखिए इसमें टेक्निकल बहुत क्वेश्चन आता है। ये जो आप NADH2 देख रहे हैं ना, एक NADH2 से यही जब आगे ATS चलेगा ना, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पर जब ये NADH2 जो बना है ग्लाइकोलाइसिस में, ये कहाँ बना है?
सेल के साइटोप्लाज्म में, यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, वहाँ जाकर के ये 3 एटीपी बनाएगा। एक NADH2 से कितना एटीपी, 3, इसको भी तो काउंट किया जाएगा। ये एटीपी डायरेक्ट बन रहा है, ये एटीपी डायरेक्ट, मैंने जब पढ़ाया था आपको एटीपी बनती कैसे है, 3 तरीके बताए थे, याद आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनती है वो कैसे बनती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपी डायरेक्ट बन रही है, देखिए यहाँ डायरेक्ट एटीपी बन जा रहा है ना, ये तत्काल एटीपी बन रहा है, सबस्ट्रेट से बन रहा है, किससे बन रहा है, सबस्ट्रेट के लेवल पर बन रहा है। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि एटीपी जो बनती है फॉस्फोराइलेशन से बनती है। एटीपी में जब फॉस्फेट जुड़ेगा रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, फॉस्फोराइलेशन। जैसे किसी सबस्ट्रेट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दीजिए तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। और किसी सबस्ट्रेट में आप क्या जोड़ दीजिए, फॉस्फेट जोड़ दीजिए तो रिएक्शन का नाम रहेगा फॉस्फोराइलेशन। एटीपी सबस्ट्रेट है, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है, ये फॉस्फोराइलेशन है, और ये सबस्ट्रेट के लेवल पर हो रहा है डायरेक्ट। तो क्या है ये, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये वाली जो एटीपी बनेगी जानते हैं, ये ऑक्सीडेटिव से बनेगी। कहाँ बनेगी, इंटीज में जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं, इससे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। इसके बाद में कितना एटीपी बना, 7 और 10 स्टेप पर जो एटीपी बन रही है, ये टोटल एटीपी बताइए कितना नीचे अभी तक बना इसमें, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एटीपी कितना बना, 2, डबल हो जाएगा तो 4, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चलेगा ना, तो टोटल 4 एटीपी बनेगा बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनेगा। डायरेक्ट वाली एटीपी 4 बनेगी, और ऑक्सीडेटिव वाले कब बनेगा, ये NADH2 वाला। तो देखिए NADH2 कितना है, यहाँ पे 2, क्योंकि एक बार में एक मॉलिक्यूल से एक बन रहा ना, 2 मॉलिक्यूल चलेगा, 2 NADH2 बनेगा। तो 6 एटीपी 1 से 3 बनता है, तो टोटल 6 एटीपी किससे बनेगा, बाय 2 NADH2। 2 NADH2 बनेगा ना, उससे कितना बनेगा, 6। अब बताइए टोटल कितना एटीपी बना इसमें, 10। कितना बना, 4 यहाँ बना, 6 यहाँ बना, टोटल कितना बना, टोटल 10 एटीपी और हुआ 4 जैसे बना, 10 बना। और खर्च कितना हुआ, 2 कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम हुआ 2। नेट फायदा कितने का हुआ, नेट गेन 8 का हुआ। लाइपोलाइसिस में पूछा जाता है कि नेट एटीपी का गेन कितना होता है, नेट एटीपी का कितना फायदा, कितना बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, 10 बनेगा। कितना फायदा मिलेगा, 8 का, क्योंकि 2 ऊपर खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं, सुन लीजिए, ये सब तब होगा, ये वाला एटीपी तब बनाएगा जब ऑक्सीजन रहेगा तब, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहीं से चालू हो जाएगा, पायरुविक एसिड क्या बना देगा तब, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है, तो वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन है ये इंटर करेगा तभी NADH2 से 3 एटीपी बनेगा। टोटल 6 तब बनेगा जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, जब ETS में रेस्पिरेशन होगा। अगला स्टेप जब फॉलो होगा कैसे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर रहा है, तो कितना एटीपी का नेट गेन दिखाएंगे, तो आगे 6 हटा देंगे ये वाला, 4, तो 2 का नेट गेन दिखाएंगे, कितने का, 2 का, 4 बना 2 खर्च। एनारोबिक रेस्पिरेशन यही तो होता है, क्या बोलते हैं एनारोबिक में, 2 का फायदा दिखाते ना। अरे एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखा गया, उसमें लास्ट में 2 एटीपी दिखाते हैं, वो 2 एटीपी ऐसे ही आता है, ये वाला एटीपी काउंट नहीं होता है। कब, NADH2 वाले, जब ये आगे एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो ये काउंट होगा, नहीं चलेगा तो ये काउंट ही नहीं होगा। दिखा दिया नोट करके से, आ रहा है ना, ये सर समझ में आ रहा है, कुछ लिखना है।
इसमें पूरा याद रखिए, कुछ भी पूछा जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन से कितना एटीपी बनता है 4 बताएंगे, ऑक्सीडेटिव से कितना बनता है 6 एटीपी, क्योंकि NaDH2 वाला जो एटीपी बनेगा वो ऑक्सीडेटिव से बनेगा। ये किससे बनेगा? बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ये तब बनेगा जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जब एरोबिक चलेगा। देखिएगा, ओनली ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब बनेगा इससे, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आगे का स्टेप देखिए, आगे वाला जो स्टेप है वो अब पायरुविक एसिड बन चुका है। ये जानते रिएक्शन कहाँ चले? ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ने क्या बना दिया? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना दिया। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन है तब जाएगा, नहीं तो यही इसका कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहीं से वो लैक्टिक एसिड इथेनॉल बना के खत्म कर देगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगला स्टेप देखिए, अगला क्या है? दूसरा स्टेप उठाया था ऑक्सीडेटिव। क्या नाम लिखा है तो इसका रिएक्शन का? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइलेशन, देखा ना? इसको ध्यान से समझ रहे, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइलेशन ये रिएक्शन कहाँ होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड है जो चलेगा लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें 2 चीजें होगा। देखिए, पायरुविक एसिड जो बना था, पायरुविक एसिड, उससे क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम की। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होता है? हाँ? कितना कार्बन पायरुविक एसिड में? 3 कार्बन। याद रखिए, 2 मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन है ना? 2 मॉलिक्यूल तो 6 कार्बन इसमें होगा। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए, 2 चीजों से बनेगा। एक तो ऑक्सीडेशन होगा इसका। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा। एक तो ऑक्सीडेशन होगा इसका, और एक क्या होगा? डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन का मतलब जानते हैं क्या है? क्या है डीकार्बोनाइलेशन? अगर किसी सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है तो रिएक्शन का नाम क्या रहता है? तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, और इसी सबस्ट्रेट से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे यहाँ से तो डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूव होना। पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है कहीं तो डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन भी होगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, इसमें एक CO2 निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक NAD+ से क्या बनेगा? NADH2 बन जाए, डायरेक्ट लिख देना है, बन गया। बताइए, NAD से NADH2 बन रहा, मतलब इसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आई? यहाँ से आई, तभी तो बना NADH2। अभी जो बताया था पिछली बार, बताया था ना, ये NAD हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? इसको बनाने के लिए पायरुविक एसिड से। कहाँ से ले लेगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जा रही है, ऑक्सीडेशन होने को। ठीक है, CO2 भी निकल गया। इसमें कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन। कितना CO2 निकला? 2 CO2। टोटल कितने मॉलिक्यूल इसके? 2 मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो 4 कार्बन बैलेंस हो गया ना। 2 कार्बन का कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल होगा, 4 कार्बन यहाँ हो गया। 2 निकल गए तो इसमें टोटल 6 थे। कितने थे? 6। एक पायरुविक एसिड में 3, 2 में कितना हो गया? 6। 6 में से 2 निकल गया, 4 बचा। 4 यहाँ बैलेंस दिख रहा ना? यस सर। और क्या चीज होगी इसमें?
इसमें एक कोएंजाइम में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा इसमें? कोएंजाइम ये ऐड होगा, मतलब पायरुवेट एसिड के साथ में कोएंजाइम में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोएंजाइम में लिखा गया है, तो कहाँ से आएगा कोएंजाइम में? तो पायरुवेट एसिड में जुड़ेगा ना, तो रिएक्शन में आप ऐड करा देंगे। देखिए रिएक्शन में ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब कोएंजाइम में इस रिएक्शन में जुड़ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कोएंजाइम में जुड़ रहा है। अब और कुछ चीजें क्या देखिए, TPP मैग्नीशियम प्लस प्लस, ये क्या है? इसमें जो एंजाइम रहेगा उसका नाम रहेगा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, PDH बोलते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम रहेगा, ठीक। क्यों ऐसा नाम रखा गया है? पायरुवेट से हाइड्रोजन निकल रही है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। देखिए ऑक्सीडेशन, अगर कहीं आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन कहीं जोड़ रहे हैं तो बोलते हैं हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना डिहाइड्रोजनेशन, उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पायरुवेट का मतलब पायरुवेट पर डिहाइड्रोजनेज का मतलब पायरुवेट का क्या हो रहा है? यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम रहेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अब जानते हैं एंजाइम को काम करने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, बताया था ना, कोफैक्टर। उसी समय बताया था मैग्नीशियम कोफैक्टर है किसका? इस एंजाइम का, थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP का पूरा नाम थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये सब कोफैक्टर हैं इस एंजाइम को काम करने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल। अब अगला रिएक्शन जो है वो है क्रेब्स साइकिल। कितना ATP बनेगा इस रिएक्शन में? कोई बताइए कितना ATP बनेगा इस रिएक्शन से? अभी बताया इस रिएक्शन में कितना ATP बनेगा टोटल? 3। 12। ऑक्सीजन रहेगा तो 3। ऑक्सीजन मजबूरी है, जैसे पायरुवेट एसिड इंटर तब करेगा जब ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन नहीं तो रिएक्शन नहीं चलेगा। ये रिएक्शन तब चलेगा जब ऑक्सीजन है। बताया मैंने कि पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा जब ऑक्सीजन है, नहीं तो बाहर से ही निपटेगा, ठीक है। 6 ATP बनेगा, एक NADH से कितना ATP? 3, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 ये बनेगा, कितना बनेगा? 2। क्या लिख सकते हैं? कितना मॉलिक्यूल है इसके? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो टोटल 6 बनेगा ATP इसमें। वो भी किससे बनेगा? ETS से बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा ये। अगला देखिए क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको बोलते हैं TCA साइकिल, TCA साइकिल। क्यों बोलते हैं क्रेब? क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर है ये। क्रेब साइंटिस्ट का नाम भी है, सर हैंस क्रेब पूरा नाम का, सर हैंस क्रेब, उन्हीं के नाम पर क्रेब साइकिल हो गया, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी साइकिल का अगर नाम रखा जाता है, जैसे PGA साइकिल क्यों बोलते थे? कैल्शियम साइकिल, पहला प्रोडक्ट PGA बनता था ना। C3 साइकिल क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें 3 कार्बन थे। पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनेगा इसमें, तो सिट्रिक एसिड साइकिल, तो पहला प्रोडक्ट क्या है? यही है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसका नाम होगा। TCA क्यों बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, पूरा नाम लिख लीजिएगा इसका, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब समझना है? उसमें बताइए, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, COOH कितना रहेगा? 3 रहेगा। इसमें आपको जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसमें 3 COOH ग्रुप लगा रहेगा, 3 COOH ग्रुप रहेगा इसमें सिट्रिक एसिड, समझ में आया? तो 3 COOH ग्रुप एंड सिट्रिक एसिड, जैसे
कार्बन रहते थे ना, इसमें C3 साइकिल, उसमें 3 COOH मिलता है, ठीक है। अब वहाँ क्या बना है, एसिटाइल कोएंजाइम। अब देखिए साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये बना है, ठीक है। इसके साथ जुड़ेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, ये आपको C4 प्लांट में मिला था, C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट तो यही बन रहा था ना, याद है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा था ना, फर्स्ट प्रोडक्ट C4 साइकिल का, OAA। कितना कार्बन इसमें, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिख लीजिएगा, ये कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रहा है सर, यहाँ पर वो वाला चल रहा था। सर जी सेकंड स्टेप से तो माइटोकॉन्ड्रिया पर बेस कर दिया ना, इसके पहले पायरुविक एसिड एंटर किया था, उसने वो बना दिया, इसके बाद ये बना दिया, ऑक्सीडेटिव से ही माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में चल रहा है। हाँ वहीं से चल रहा है, ठीक है। पायरुविक एसिड जब एंटर किया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में है। पहला क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड बनेगा। कितने कार्बन रहेंगे इसमें, 6 कार्बन रहेंगे, याद रखिए। कितना मॉलिक्यूल बनेगा इसका, 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट को बनाइए इसका। देखिए अगर मैं बोलूँ पायरुविक एसिड तो इसका दूसरा नाम होता है पायरुवेट, सिट्रिक एसिड सिट्रेट, ठीक है। तो जितने बॉडी में एसिड होते हैं वो 8 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड दूसरा नाम ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड दूसरा नाम एस्पार्टेट, समझ में आ रहा है। 8 फॉर्म में लिखेंगे सबको। तो सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम सिट्रेट, तो सिट्रेट लिखा गया होगा वो लिखेंगे सिट्रेट, इसी को बोलते हैं। तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा, सिट्रेट को बनाने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेस, सिट्रेट की सिंथेसिस करने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेस एंजाइम रहेगा, ठीक है। यहाँ रहेगा सिट्रेट सिंथेस, सिंथेस का मतलब बनाने वाला, ठीक है। वैसे एंजाइम नहीं याद रखना है आपको, जो याद रखना है कि जो पिछले वाले में बता दिया है, रिजल्ट लिखा गया था ना, वही लर्न करना है। और उसमें ये याद रखना है कि लास्ट में जो टाइम कहाँ CO2 रिलीज होती है पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड, क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड। क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें तो कोई लिखा ही नहीं है, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड। ये कैसे बनेगा, कुछ होगा इसमें, एक वाटर में क्या सिस्टम याद नहीं रखना है, क्योंकि होता क्या है, एक वाटर आएगा इसमें, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो पहले स्टेप में वाटर जुड़ता है, दूसरे स्टेप में वाटर निकलता है, तो बराबर होता है, इसलिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस हो जाता है वाटर, करके लिखा गया साइड में, ये बन गया। इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसका दूसरा नाम बताइए। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का मतलब अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अरे एसिड क्या होता है, 8 होता है ना, ग्लूटारिक एसिड का मतलब ग्लूटरेट, ठीक है। तो ये भी लिखा गया होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके बाद सक्सिनाइल 5 कार्बन, देखिए इससे बनने में एक चीज यहाँ पर देखेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्या रिलीज हो रहा है, एक CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। और एक NADH2 NAD+, आपको याद रखना है NAD से NADH कहाँ बनता है, यही याद रखना है, ठीक है। एक NAD+ खर्च होगा, क्या बनेगा, NADH2 बन जाएगा। इसका मतलब इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा ना, तभी तो NADH2 बन रहा है, ठीक है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है। इसमें कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 यहाँ था तो 6 कार्बन इसमें है ना। अब इसमें कितना बचेगा, एक कार्बन निकल गया, 5, कितना बचेगा, 5 कार्बन। इतना जल्दी क्यों चलेगा।
जाना रहता है। तो कम से कम 10 मिनट और पढ़ के जाया करिए। हाँ बस जाती है बस। 5 कार्बन इसमें क्योंकि एक कार्बन यहाँ से निकल गया, एक अल्फा कीटोप्रोटेरिक एसिड बन गया। इसके बाद क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, क्या बनेगा इससे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखिए ये बन गया। ठीक है, ये कैसे बनेगा? एक बार और NADH2 खर्च होगा। ठीक है, एक बार और क्या होगा? NADH2 लगातार 2 बार NADH2 खर्च होगा। देखिए एक बार और NAD प्लस बेस होगा, क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। ठीक है, एक ही रिलीज हो रहा है क्या? हाँ, एक बार और CO2 रिलीज हो रहा है। एक बार और यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, CO2 निकलेगा। अब इससे इसको बदलने के लिए ये कोएंजाइम में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं से इसमें कोएंजाइम में होना चाहिए ना। इसमें कोएंजाइम में नहीं है। जी सर, इसमें कोएंजाइम में नहीं है, इसमें है जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए इसमें कोएंजाइम में नहीं था, उसमें कोएंजाइम में लिखा है, इसका मतलब इसमें जोड़ रहे थे ना CON। ऐसे इसमें क्या कोएंजाइम में जोड़ेंगे, तो इसमें आप ऐड करेंगे क्या चीज? कोएंजाइम में जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो NADH2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कोएंजाइम में जुड़ेगा, बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कितना कार्बन? 4 कार्बन। इसमें हो गए 4 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा? 4। मैलिक एसिड नहीं बनेगा, अभी सक्सिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सक्सिनेट। इसका दूसरा नाम सक्सिनिक एसिड, क्योंकि चाहे सक्सिनिक एसिड लिखिए चाहे सक्सिनेट लिखिए। ठीक है, इसमें भी कितना कार्बन? 4 कार्बन। क्या खर्च होगा यहाँ पर? एक GD खर्च होगा। क्या बनेगा? GDP। अभी नया चीज आ गया, लिख लीजिए। अभी GDP लिखा ना, ग्वानिन डाइफॉस्फेट। ये ग्वानिन ट्राई जैसे ADP होता है, ADP से क्या बनता है? फॉस्फेट जुड़ के बनता है ATP बनता है ना। तो वैसे ही इस GDP में क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा, बन जाएगा ATP। ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ये है ग्वानिन डाइफॉस्फेट। हाँ, IP का मतलब इनऑर्गेनिक, जैसे ADP का फॉस्फेट होता है। कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, इसी में से IP निकलेगा। ठीक है, सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। क्या बनेगा? फ्यूमरिक एसिड। ये बनेगा ना। हाँ, फ्यूमरेट बनेगा। ठीक है, फ्यूमरेट को आप फ्यूमरिक एसिड भी बोल सकते हैं। फ्यूमरेट। कितना कार्बन? 4 कार्बन। सही है ना, 4 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज और आएगी। यहाँ पर NADH से क्या बनता है? NADH बनता है। यहाँ बनेगा FAD प्लस से क्या बनेगा? FADH2। FAD का फुल फॉर्म जानते हैं? NAD का फुल फॉर्म पता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ये है फ्लैविक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD। मन में आ रहा है? इसके बाद फ्यूमरेट बनेगा। यहाँ एक FAD खर्च हो गया। इसके बाद क्या बनेगा? मैलेट बनेगा। मैलेट। ठीक है, मैलेट में कितना कार्बन? 4 कार्बन। और मैलेट से बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट। क्या बन जाएगा? फिर वही कहानी, एक NAD प्लस खर्च होगा और NADH2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? याद क्या रखना है? तो बड़ा रखने वाला पोर्शन हो गया। याद आपको ये रखना है कहाँ कहाँ ये बन रहे हैं। 3 जगह ये NADH2 बन रहा है, एक जगह FADH2 बन रहा है, एक जगह GTP बन रहा है। ये याद रखना है। और कितनी जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये भी याद रखना है। तो 2 जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप। अब चाहे जैसे आप इसको रखिए। इसमें भी तो 4 कार्बन है। यहाँ से ये 4 कार्बन वाला कन्वर्ट हुआ ना, वापस इससे ये इससे जुड़ेगा। स्टैंड कोएंजाइम में कहाँ से बनेगा? नया कार्बनिक एसिड आएगा।
उससे बनेगा स्टाइल को एंजाइम में, वो क्या है ऑब्जेक्ट रेस्ट का चीज जुड़ जाएगा। अब बताइए कि इस साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम, ठीक है, तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसका एक्सेप्टर कौन है? OH है, ठीक है, OH। ये हो गया साइकिल। अब यहाँ पर देखिए उसमें कितना एटीपी, अभी डायरेक्ट कितने हैं? 6 एटीपी बनेगा ना, इस रिएक्शन में कितना एटीपी बनेगा? 6 से बनेगा 5 3 NADPH2 लो 2 NADPH2 बन रहा था, तो टोटल 6 एटीपी बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ETS से बनेगा। ETS समझ रहे हैं ना, अगला स्टेप ETS है, बाकी ATP से नहीं बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनती है। यहाँ कितने NADH2 बन रहे हैं? 3, तो 3 NADH2 इसमें है, NADH2 इसमें बना, कितना ATP के बराबर है ये? 3 से 9 ATP के बराबर हो जाएगा, ठीक। एक NADH2 2 ATP के बराबर होता है, कितना? तो याद रखिए कितना ATP के? 2, तो 1 NADH2 बना, वो कितने ATP के बराबर होगा? 2 ATP के बराबर माना जाता है। NADH2 से 3 ATP, NADH2 से 2। ATP कितने ATP के बराबर है? 1 ATP के बराबर है, 1 ATP। और ये डायरेक्ट वाली है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2 जगह ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट बात है, ये डायरेक्ट वाली है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ये कभी ETS में नहीं जाएगा, ETS में ये जाएगा, ये जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट के लेवल पर डायरेक्ट ATP बन रही है, डायरेक्ट वाली यहाँ पर ये बनती है 1 GTP कितना बनेगा? 1 ATP के बराबर, कितना हो गया ये? 12 ATP बन गया, ठीक। तो क्रैब साइकिल में 12 है, लेकिन बनता 24, कितना बनता? 24। तो 24 कैसे आता है? इसका क्या मॉलिक्यूल था? एक बना था, 2 देखिए कितने बने थे? इसके 2 मॉलिक्यूल थे ना, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल से बना के दिखाया है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल काउंट करेंगे तो सब में 2 हो जाएगा ना, तो सब डबल। ये है फ्रॉम 1 एक एसिटाइल को एंजाइम से, एक एसिटाइल को एंजाइम से 12 ATP बन जाएगा, 12, ठीक है। तो 2 एसिटाइल को एंजाइम होता है, 2 एसिटाइल को एंजाइम से कितना बनेगा? 24। तो याद रखिए 24 ATP क्रैब साइकिल, 6 ATP उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अरे रुक जाइए, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इसी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, ये सब ज्यादा नहीं आएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इसका मतलब जानना है कितना ATP टोटल होता है, कैसे काउंट करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस बताइए कितना ATP बना, पहले बनने वाला देख लीजिए, बनने वाला बताइए कितना बना? 10 बना था, 2 कहीं हुआ था, 2 खत्म होने वाला बात है, बना नहीं, 10 बना था, कैसे बना था? 10 वो बता दिया। अब दूसरे वाले स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो 6 ATP NADPH2 से डीकार्बोक्सिलेशन में था 2 NADPH2 से 6 कार्बन क्रैब साइकिल से 12 बना, 24 अभी सब में 2 काउंट करके चल रहे हैं, ये 2 काउंट करके चल रहे हैं, टोटल 40 हुआ, छोटा हो जाएगा 40 ATP, ठीक है। टोटल ATP कितना बना? 40। तो अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिए, अगर क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन पूछेगा, एरोबिक वाला एनारोबिक पूछेगा तो बताएंगे एनारोबिक की अलग कहानी है, पायरुविक एसिड का खत्म कहानी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP बनता है? 40 बनेगा, 40 बनेगा, ठीक है। और इसमें 2 खर्च हो जाता था, यूज कितना होता था बताइए? यूज कितना है? 2, कहाँ है यूज? तो ग्लाइकोलाइसिस में ऊपर 2 खर्च हो जाता है,
4 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो नेट कितने का हुआ यहाँ पर? नेट गेन 38 फायदा कितने का हुआ? 38 का फायदा हुआ ना। अब अगर क्वेश्चन में 38 लिखता है तो 38 सही है नेट गेन, लेकिन एक्चुअली में नेट गेन 36 का होता है। कितने का होता है? 36 का होता है। समझ में आएगा? 38 अगर लिखा है नेट गेन, ऑप्शन में 36 नहीं है तो 38 सही है। कितना बना? 40 बना। अगर 40 में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 36 दोनों रहता 36 सही है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में 36 होता है, वो भी यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट में 38 लिखेंगे। अब ये देखिए 2 कहाँ से डिस्टर्ब होता है? अरे यही कहाँ बोली? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ऐसा है। मैं आपको 40 बनेगा, याद रखिए 40 बनेगा। 40 बनेगा, कितने का फायदा? 38 दिया है तो 38 सही है, और 36 लिखा है तो 36 सही है। अब 36 कैसे होता है वो देखिए। ये अपने पास सेल है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रही है? कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो पायरुवेट ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड यहाँ बना। पायरुवेट एसिड कहाँ बना? सेल के साइटोप्लाज्म में बना। अब ये पायरुवेट एसिड जब कितने मॉलिक्यूल बने? 2। कितना बना? 2। ये जब पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। कितने एटीपी? 2 खर्च हो गए, ठीक है। ये पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो यही लिखिएगा 2 एटीपी लॉस हो जाएगा यहाँ पर। When 2 molecule पायरुवेट एसिड enters to matrix of and mitochondria matrix. तो आप 2 और माइनस करेंगे उसमें से, माइनस के 2 एटीपी। समझ में आया? 36 का नेट गेन। किताब में लिखा रहता है 38 एटीपी, लेकिन कहीं कहीं बड़े समझाते हैं 36 होता है। समझ में आ गया? ये यूकैरियोटिक सेल में है, किसमें है? ओनली इन यूकैरियोट्स। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है प्रोकैरियोट में सर सभी मैट्रिक्स सब सेम ही रहता है। प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सब कुछ तो कहाँ चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा ना। 38 रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने की नौबत ही नहीं आती है। तो प्रोकैरियोट में क्या लिखेंगे? इन प्रोकैरियोट 38 एटीपी दिखाएंगे ऑलवेज। वहाँ एंटर नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिख लीजिएगा। 2 माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन जानते हैं, इस पर आता है, पूछा जाता है कितने CO2 बनते हैं? तो बताइए CO2 कितना बनता है? 6 CO2 बनते हैं ना। ये जो रिएक्शन आप बोलते हैं कि ग्लूकोज से क्या बनेगा? ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 बनेगा, प्लस 6 H2O बनेगा ना। 6 CO2 और 6 H2O प्लस एनर्जी तो ये बन ही गई। और ये एनर्जी भी बनी नहीं है, एनर्जी आगे बनेगी। केवल समझा दिया है कि एनर्जी कितनी बनती है एटीपी, तो बनेगा आगे वाले स्टेप में। इलेक्ट्रॉन 6 CO2 कहाँ से आता है जानते हैं? क्रैब साइकिल में कितना CO2 बन रहा था? 2 बन रहा था ना। 2 CO2 और 1 CO2 कहाँ बन रहा था? ऊपर वाले स्टेप पर, याद आ रहा है? जी सर, ये वाले में। इसमें तो 1 CO2, इसमें 2 CO2। तो एक पायरुवेट एसिड से 3 CO2 बन रहे हैं, 2 पायरुवेट एसिड हो जाएगा, टोटल 6 CO2। ऑक्सीडेटिव में 1 CO2 निकल 2 CO2 निकलता है जोड़ा। यहाँ पर 1 CO2, 1 CO2, यहाँ पर 2 CO2, यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 3 CO2 हो गया। और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 CO2, क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड चलता है एक साथ। पायरुवेट एसिड कितना बनता है? 2। वाटर भी देख सकते हैं, इसमें वाटर जहाँ जहाँ रिएक्शन रिलीज होता है वाटर भी 6 काउंट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रैब साइकिल हो गया, ठीक। और अगली बात पढ़ के आना ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं पढ़ के आएंगे तो जानते हैं क्या होगा? समझ लीजिए, पता है क्या होगा? तो व्हाट्सएप पे ये वाला सिंबल चलता है, यही होगा। बोल बोल
होता है ना, समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ना, भाई चलिएगा दिक्कत पढ़ के आइएगा। सर अब यहाँ तक बन चुका है कि बहुत कठिन है ATS, समझ में नहीं आता आसानी से, पढ़ के आना ATS का। हाँ क्या करें, अब सर एक दिन में समझाएंगे उसको पूरा। सर जी अब ATS इसके बाद यहाँ तक ATP बन गया, अब इसका यूज कहाँ तक कैसे होगा? ATP बनी है लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ। ATP तो डायरेक्ट दिखा दे बनेगा आगे के स्टेप में है, यहाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे ATP बनेगा, इतना बनने वाली प्रक्रिया आगे नहीं होगी ये, क्योंकि NADH2 तो बना कहीं ATP बना के दिखाया है नहीं ना, वो तो हम इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं ना। ATP आगे बनेगा, ATP बनेगा आगे वाले स्टेप में। इसका मतलब ये फिर से मिला जाएगा, वो सब आगे जाएगा उसमें, ATS में जाएगा तब ATP बनेगा। दो जगह ATP डायरेक्ट बन जाता है, ATP वाला एक, ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट वाला वो डायरेक्ट बनता है। जहाँ दो बनना है एक बनना, ये हाँ वो डायरेक्ट ATP तुरंत बन जाता है। ये वाला GTP